क्या ये मुमकिन है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, हर देश में पेट्रोल की कीमतें और यहाँ तक कि रोजमर्रा के सामान की महंगाई, मतलब ये सब सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़े पानी के एक टुकड़े पे निर्भर हो? सुनने में तो ये किसी किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है ना। बिल्कुल, मतलब पहली बार में तो कोई भी यही सोचेगा, लेकिन जब हम वैश्विक व्यापार की असलियत देखते हैं तो ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर सच्चाई है। आज की इस गहन चर्चा में, या कह लें इस डीप डाइव में, हम एक ऐसे ही समुद्री मार्ग को डीकोड करने जा रहे हैं जिसने भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को एक बेहद पेचीदा चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। और देखिए, ये चौराहा कोई आम जगह नहीं है। इसे एक चोक पॉइंट कहा जाता है। मतलब एक ऐसी संकरी गली जहां से अगर गुजरने वाले जहाजों को रोक दिया जाए तो दुनिया के कई बड़े देशों की रफ्तार रातों रात थम सकती है। हम बात कर रहे हैं होर्मुस जल डमरू मध्य की, जिसे ज्यादातर लोग स्ट्रेट ऑफ होर्मुस के नाम से जानते हैं। हाँ, और आज हम जनसत्ता संवाद के एक हालिया लेख के आधार पर इस विषय की गहराइयों में जा रहे हैं। मैं जब वो लेख पढ़ रही थी तो मुझे समझ आया कि ये जगह कितनी संवेदनशील है। हमारे आज के इस विश्लेषण का जो जो मुख्य मिशन है वो यही समझना है कि कैसे मात्र 39 किलोमीटर की चौड़ाई वाला ये जलमार्ग कूटनीति, युद्ध के नियमों और ऊर्जा आपूर्ति के बीच एक तनावपूर्ण धागे की तरह काम करता है। बिल्कुल, और ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी भी है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हमारे आज के स्रोत में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे मौजूदा तनावों का जिक्र किया गया है, लेकिन हम यहाँ इन तनावों का उल्लेख सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्रोत में दी गई जानकारी और उस क्षेत्र के काम करने के तरीके को समझ सकें। सही बात है। मतलब इस चर्चा में हमारा नजरिया पूरी तरह से निष्पक्ष है। हम किसी भी राजनीतिक पक्ष का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। हम बस ये डिकोड कर रहे हैं कि ये पूरी व्यवस्था, इसके नियम और इसकी कमजोरियां आखिर काम कैसे करती हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब भी बात आती है तो बहस अक्सर भावनाओं और राजनीति में उलझी जाती है। लेकिन अगर हम इस राजनीति को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें तो जो चीज सबसे पहले सामने आती है वो है इसका भूगोल। मतलब किसी भी कानून को समझने से पहले उस जगह की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर चलिए सीधे नक्शे से ही शुरुआत करते हैं। जब कोई मध्य पूर्व का नक्शा देखता है तो ये जलमार्ग ठीक किस जगह पर है? मतलब इसकी असल भूमिका क्या है? अगर आप नक्शे पर ध्यान देंगे तो ये जलमार्ग उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच स्थित है। ये असल में एक प्राकृतिक चैनल है जो फारस की खाड़ी को, जिसे पर्शियन गल्फ कहते हैं, उसको ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अच्छा। अब इसे ऐसे समझिए कि फारस की खाड़ी वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश बैठे हैं। वहां से निकलने वाले हर बड़े तेल टैंकर को खुले महासागरों तक पहुंचने के लिए इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब ये उस पूरे इलाके का इकलौता निकास द्वार है। बिल्कुल, इकलौता और बहुत ही महत्वपूर्ण। और मुझे जो सबसे ज्यादा हैरानी हुई वो इसकी चौड़ाई देखकर हुई। स्रोत के आंकड़ों के हिसाब से अपने सबसे संकरे बिंदु पर ये सिर्फ 21 समुद्री मील चौड़ा है। मतलब सिर्फ 39 किलोमीटर। हाँ, बस इतना ही। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक रूपक से समझाऊं तो सोचिए कि एक बहुत ही संकरा और पुराना हाईवे है। दुनिया भर के जितने भी भारी भरकम ईंधन के ट्रक हैं जो पूरी दुनिया की ऊर्जा की जरूरत पूरी करते हैं, उन्हें हर हाल में, मतलब कोई और चारा भी नहीं है, उन्हें उसी एक हाईवे से होकर गुजरना है। उनके पास कोई दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं। ये हाईवे वाला उदाहरण एकदम सटीक है और इसमें एक और परत जोड़ी जा सकती है। देखिए, ये सिर्फ संकरा हाईवे नहीं है, बल्कि यहां से गुजरने वाले जो जहाज हैं वो कोई छोटी नावें नहीं है। हाँ, वो तो बहुत बड़े होते होंगे। बहुत विशालकाय। ये सुपर टैंकर और एलएनजी कैरियर्स होते हैं। इन्हें बस मुड़ने या रुकने के लिए ही कई किलोमीटर की जगह चाहिए होती है। तो जब इतने संकरे रास्ते से दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर रहा हो तो वहां थोड़ा सा भी तनाव एक भयंकर ट्रैफिक जाम लगा सकता है। बाप रे, वो तो सच में एक बुरे सपने जैसा होगा। बिल्कुल। और जब इस समुद्री हाईवे पर ट्रैफिक रुकता है ना, तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल की कीमतों पर पड़ता है। बस आपूर्ति की कमी की आशंका भर से दुनिया भर के बाजारों में घबराहट फैलने लगती है। तो इस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। अगर ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है
चौड़ाई सिर्फ 39 किलोमीटर है और इसके दोनों तरफ अलग अलग संप्रभु देश हैं, तो तकनीकी रूप से इस पानी का मालिक कौन है? यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब क्या कोई भी तटीय देश ये कह सकता है कि भाई ये पानी मेरी सीमा में आता है, इसलिए मैं ही तय करूंगी कि यहाँ से कौन गुजरेगा और कौन नहीं? हाँ, ये सवाल हमें सीधे उस कानूनी ढांचे की तरफ ले जाता है जो इस क्षेत्र को किसी एक देश की जागीर बनने से रोकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत महासागरों के नियम बहुत स्पष्ट हैं। इस जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र और तटीय जल क्षेत्र के बीच का एक बहुत ही विशेष हिस्सा माना जाता है। अच्छा, विशेष कैसे? सबसे अहम बात यह है कि तटीय देशों यानी ईरान और ओमान की इन जल क्षेत्रों पर अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता है, मतलब उनके पास इस पानी पर कानूनी अधिकार हैं। रुकिए, अगर उनकी संप्रभुता है तो फिर तो वो जब चाहे इस रास्ते को बंद कर सकते हैं? मतलब अगर वो मालिक हैं तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बहुत बड़ा पेंच डालता है। अच्छा, संप्रभुता होने के बावजूद समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, वो एक बहुत ही खास नियम लागू करता है। इस नियम को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार या कहें कि राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज कहा जाता है। तो ये ट्रांजिट पैसेज का अधिकार वास्तव में काम कैसे करता है? क्या ये तटीय देशों की संप्रभुता को एक तरह से चुनौती नहीं देता? चुनौती नहीं देता, बल्कि मैं कहूंगा कि ये एक संतुलन बनाता है। इस अधिकार का सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया के बाकी सभी देशों के जहाज़ों को, चाहे वो मालवाहक जहाज हों या फिर सेना की युद्धपोत, उन्हें इस संकरे मार्ग से बिना किसी रोक टोक के गुजरने का अधिकार मिला हुआ है। मतलब कोई भी गुजर सकता है? हाँ, तटीय देशों को इस मार्ग को बाधित करने की या जहाज़ों को सामान्य रूप से गुजरने से रोकने की सख्त मनाही है। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना होता है कि जहाज बिना रुके तेजी से और शांतिपूर्ण तरीके से वहां से निकल जाएं। ये तो मतलब ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उस पानी पर ओमान और ईरान का संप्रभु अधिकार है, वो उनका अपना जल क्षेत्र है, लेकिन दूसरी तरफ वो कानूनी रूप से इस बात के लिए मजबूर है कि वो दुनिया के किसी भी देश के जहाज को वहां से गुजरने दें। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी देश के ईरान या ओमान के साथ संबंध बेहद खराब हो, मतलब वो जानी दुश्मन हो, तब भी उन्हें उस देश के जहाज़ों को अपने घर के दरवाजे से एकदम सामने से गुजरने देना होगा। सैद्धांतिक रूप से हाँ, और ये विरोधाभास कोई गलती नहीं है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जानबूझकर बनाया गया है। ये वैश्विक जरूरत बनाम स्थानीय नियंत्रण का एक बहुत ही क्लासिक मामला है। अच्छा, ताकि दुनिया चलती रहे। बिल्कुल। अगर तटीय देशों को ऐसे महत्वपूर्ण रास्तों को अपनी मर्जी से बंद करने का पूरा अधिकार मिल जाता, तो वो जब चाहें तब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकते थे। इसलिए संप्रभुता और ट्रांजिट पैसेज के बीच ये रस्साकशी बनाई गई है, ताकि कम से कम शांति काल में ये महत्वपूर्ण धमनी धड़कती रहे। हाँ, ये बात तो तर्कसंगत लगती है कि जब दुनिया में शांति हो तब ये नियम बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। हर देश व्यापार के सुचारू रूप से चलने का फायदा उठाता है। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है ना, जब हालात बिगड़ जाते हैं। एकदम सही सवाल। मतलब जब कूटनीति फेल हो जाती है, तनाव चरम पर होता है, या सीधे युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, तब इन कागजी नियमों का क्या होता है? क्या हथियारों के शोर के बीच भी ये ट्रांजिट पैसेज का अधिकार काम करता है? देखिए, जब सशस्त्र संघर्ष शुरू होता है ना, तो शांतिकाल के नियम पीछे छूट जाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की एक पूरी तरह से अलग किताब खुल जाती है। हमारे जो स्रोत हैं वो इस बारे में 1994 के सैन रेमो मैनुअल का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। सैन रेमो मैनुअल। हाँ, ये मैनुअल मुख्य रूप से युद्ध के दौरान या सशस्त्र संघर्ष के दौरान समुद्र में लागू होने वाले कानूनों और नियमों का एक तरह का संकलन है। तो ये जो 1994 का मैनुअल है, ये युद्ध के समय हॉर्मुज जैसे तनावपूर्ण जलडमरू मध्य को कैसे संभालता है? इसके तहत एक बहुत ही स्पष्ट बंटवारा किया जाता है। देशों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में देखा जाता है। पहले होते हैं युद्धरत देश, जिन्हें बेलिजरेंट कहते हैं, मतलब वो देश जो सक्रिय रूप से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं तटस्थ या न्यूट्रल देश, जिनका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। सैन रेमो मैनुअल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि युद्धरत देशों की लड़ाई का खामियाजा तटस्थ देशों को नहीं भुगतना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है कि न्यूट्रल देशों के व्यापार पर युद्ध का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत के आधार पर यह तय किया गया है कि तटस्थ देशों के जहाज़ों को, जिसमें उनके युद्धपोत भी शामिल हैं, उन्हें युद्ध के दौरान भी इस जलडमरू मध्य से गुजरने का पूरा अधिकार है। मतलब युद्ध चल रहा है, फिर भी वो गुजर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल।
और युद्धरत देशों को कानूनी रूप से इस बात की सख्त मनाही है कि वो किसी भी तटस्थ जहाज को अपना निशाना बनाएं या उसे रोकें। इन नियमों का मूल उद्देश्य यही है कि किसी एक कोने में हो रहे युद्ध की वजह से पूरी दुनिया का व्यापार और सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप ना हो जाए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ मुझे सिद्धांत और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आ रही है। वो कैसे? मतलब देखिए, कागज पर लिखे 1994 के नियम कानूनी बहसों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे कमर्शियल जहाज के कप्तान की जो लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर उस 39 किलोमीटर के संकरे रास्ते से गुजर रहा है। हाँ, वो तो है। उसके चारों ओर भयंकर तनाव है, मिलिट्री की गतिविधियां चल रही हैं और किसी भी पल हालात बिगड़ सकते हैं। क्या वो कप्तान सिर्फ ये सोचकर सुकून महसूस कर सकता है कि अरे, एक अंतर्राष्ट्रीय मैनुअल मुझे तटस्थ मानता है, इसलिए कोई मिसाइल मुझ पर नहीं गिरेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपका ये संदेह बहुत ही व्यावहारिक और वाजिब है। और सच कहूं तो यही वो बिंदु है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाएं एकदम बेनकाब हो जाती हैं। स्रोत भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वाणिज्यिक जहाजों के लिए ये जो कानूनी सुरक्षा है ना, ये अक्सर बहुत कमजोर साबित होती है। हाँ, क्योंकि समुद्र में अगर तनाव है तो गलत पहचान या किसी अनपेक्षित दुर्घटना का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। एकदम सही। क्योंकि अगर गलती से भी कोई मिसाइल लग गई या कोई समुद्री खदान जहाज से टकरा गई, तो उस वक्त बीच समुद्र में कोई वकील तो उस जहाज को बचाने नहीं आएगा ना। नुकसान तो हो ही चुका होगा। में लिखा है जिसे डिज्योर कहते हैं, और जो वास्तव में जमीन पर हो रहा है यानी डिफैक्टो, उन दोनों के बीच एक बहुत बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जब जोखिम बहुत ज्यादा होता है तो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां और उनके कप्तान सैन रेमो मैनुअल के भरोसे नहीं बैठते। तो फिर वो क्या करते हैं? वो खुद ही इस मार्ग से बचना शुरू कर देते हैं, मतलब स्वेच्छा से। वो या तो स्थिति के शांत होने का इंतजार करते हैं, या फिर अगर मुमकिन हो तो कोई दूसरा लंबा और महंगा रास्ता चुन लेते हैं। वो किसी भी कीमत पर अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति और अपनी क्रू की जान का जोखिम नहीं उठाना चाहते। लेकिन अगर कंपनियां डर के मारे खुद ही उस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो इसका मतलब है कि कानून तो अपना काम करने में पूरी तरह फेल हो गया। और इसी के साथ एक और कानूनी उलझन मुझे दिख रही है। कौन सी उलझन? ये भी मानता है कि युद्धरत देश सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने खुद के क्षेत्रीय जल को बंद या प्रतिबंधित कर सकते हैं। अब जरा इस बात को होर्मुज जलडमरू मध्य के भूगोल से जोड़कर देखिए। हाँ, वो बहुत संकरा है। बिल्कुल, ये इतना संकरा है कि इसका अधिकांश हिस्सा सीधे तौर पर तटीय देशों के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के भीतर ही आता है। अरे बाप रे, ये तो एक तरह का कानूनी विरोधाभास हो गया। मतलब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मार्ग तटस्थ जहाजों के लिए खुला होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ युद्धरत देश अपने जल क्षेत्र को प्रतिबंधित कर सकता है, और ये जलडमरू मध्य उसी के जल क्षेत्र में है। तो इस स्थिति में कौन सा नियम हावी होगा? यहीं पर कूटनीति और सैन्य रणनीति का एक बहुत ही आधुनिक रूप सामने आता है। इसे हम आर्थिक युद्ध या इकोनॉमिक वॉरफेयर कहते हैं। इस कानूनी अस्पष्टता का फायदा उठाकर देशों को वास्तव में किसी जहाज पर हमला करने या कोई गोली चलाने की जरूरत ही नहीं होती। तो वो बिना गोली चलाए कैसे रोकते हैं? वो केवल सुरक्षा अलर्ट जारी कर देते हैं, नौसैनिक गश्त बढ़ा देते हैं, या फिर उसी इलाके में सैन्य अभ्यास शुरू कर देते हैं। और ये सब बिना किसी सीधे हमले की काम कर जाता है। हाँ, इसे एक गैर गतिक या नॉन काइनेटिक हथियार कहा जाता है। जैसे ही किसी क्षेत्र को सैन्य रूप से खतरनाक घोषित किया जाता है, उसका सीधा असर समुद्री बीमा उद्योग पर पड़ता है। जो कंपनियां जहाजों का बीमा करती हैं, वो उस मार्ग से गुजरने के लिए वॉर रिस्क प्रीमियम या युद्ध जोखिम प्रीमियम को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। अच्छा। और जब बीमा की लागत इस तरह आसमान छूने लगती है, तो कई शिपिंग कंपनियों के लिए उस रास्ते से माल ले जाना आर्थिक रूप से संभव ही नहीं रह जाता। वो खुद ही रास्ता बदल लेते हैं। मतलब ये को अगर इसे समझने के लिए मैं एक और रूपक का इस्तेमाल करूं, तो ये कुछ ऐसा है कि किसी चौराहे पर हरी बत्ती है और नियमों के हिसाब से आपको वहां से गुजरने का पूरा कानूनी अधिकार है, लेकिन अगर कोई बीच चौराहे पर एक बड़ा सा मिलिट्री टैंक लाकर खड़ा कर दे और कहे कि अरे हम तो बस अभ्यास कर रहे हैं, तो कोई भी उस हरी बत्ती को देखकर आगे नहीं बढ़ेगा, है ना? बिल्कुल, कोई भी अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब किसी ने कोई गोली नहीं चलाई, किसी ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन डर का माहौल इतना है कि लोग खुद ही अपनी गाड़ियां घुमाकर कोई दूसरा रास्ता खोजने लगेंगे। ये स्थिति को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कानूनी रूप से रास्ता खुला है, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक अदृश्य नाकेबंदी लग चुकी है। बिना किसी युद्ध की औपचारिक घोषणा के, सिर्फ डर और इस आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करके
पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को बाधित किया जा सकता है। ये वाकई दिमाग चकरा देने वाला है। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ 39 किलोमीटर का भौगोलिक नियंत्रण जब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अस्पष्टता के साथ मिल जाता है तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बन जाता है। तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो काफ़ी पेचीदा है। हमने शुरुआत की थी एक छोटे से भौगोलिक चोक पॉइंट से, हुर्मुज जलडमरू मध्य। हमने देखा कि कैसे शांति के समय में ये ट्रांजिट पैसेज का अधिकार इसे दुनिया के लिए खुला रखने की कोशिश करता है। सही कहा। लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ता है, सैन रेमो मैनुअल जैसे नियम ज़मीनी हकीकत के सामने एकदम कमज़ोर पड़ने लगते हैं और आखिर में भय और बीमा प्रीमियम का ये जो आर्थिक युद्ध है, ये इस छोटे से जलमार्ग को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के गले की फांस बना देता है। और देखिए, ये सब समझना केवल बड़े कूटनीतिज्ञों या वकीलों के लिए ही नहीं, बल्कि हर आम इंसान के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई दूर दराज की बस कागजी बहस नहीं है। हाँ, इसका सीधा असर हम पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जब भी कोई रुकावट आती है तो उसका सीधा असर हमारी आपकी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, माल ढुलाई महंगी हो जाती है और अंततः ऊर्जा से लेकर खाने पीने की चीजों तक हर चीज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। मतलब एक संकरे जलमार्ग की अस्थिरता का प्रभाव दुनिया के हर कोने में, हर घर में महसूस किया जाता है। ये एक बहुत ही ठोस और डरावनी सच्चाई है। मतलब जब भी किसी पेट्रोल पंप पर हमें ईंधन की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे ही भौगोलिक चोक पॉइंट्स और वहां काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सफलता या विफलता की कहानी छिपी होती है। एकदम सही बात है। खैर, आज की इस चर्चा ने सच में कई परतें खोली हैं, लेकिन इसे खत्म करने से पहले इस पूरी बातचीत से उपजाए एक बहुत ही अलग तरह का विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, वो क्या? ने तेल और मालवाहक जहाज़ों के भौतिक व्यापार मार्गों की बात की। हमने देखा कि कैसे सिर्फ संघर्ष के डर से ही इन रास्तों को बाधित किया जा सकता है। तो मैं सोच रही थी कि क्या भविष्य में दुनिया के शक्तिशाली देश इसी चोक पॉइंट रणनीति का इस्तेमाल किसी और मोर्चे पर भी कर सकते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प दिशा है। अगर हम भौतिक रास्तों से हटकर सोचें तो क्या आप डिजिटल रास्तों की बात कर रही हैं? बिल्कुल। आज हमारी पूरी आधुनिक दुनिया, हमारा सारा डेटा, हमारा संचार, यहाँ तक कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली, ये सब उन विशाल इंटरनेट केबल्स पर टिका है जो समुद्र के नीचे बिछे हुए हैं। ये हमारे आज के युग के डिजिटल महासागर हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल है। तो अगर भविष्य में उन अदृश्य रेखाओं को निशाना बनाया गया है या उनके आसपास ऐसा ही कोई कानूनी ग्रे जोन तैयार कर दिया गया, तो क्या होगा? क्या दुनिया के पास उन डिजिटल चोक पॉइंट्स को बचाने के लिए ये ट्रांजिट पैसेज या सैन रेमो मैनुअल जैसा कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद है? ये तो सोचने वाली बात है। या वहां भी ये दुनिया उसी तरह उलझ जाएगी जैसे पानी पर खींची गई इन अदृश्य रेखाओं ने आज हमें उलझा रखा है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में कूटनीति का एक नया अध्याय खोल सकता है और जिस पर हम सबको, जो भी हमें सुन रहे हैं, गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस गहरी चर्चा में साथ जुड़ने और इन जटिल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।